बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद और आज के प्रोग्राम में भी बात होगी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत का बर्ताव क्या है, इसके असरात क्या है, आज के इस प्रोग्राम में इस हवाले से बात होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताया चलें कि प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शफकत महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। और इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर फरूक सलीम साहब। फरूक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। हसन साहब थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शफकत साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे ही करेंगे और पहला सवाल सर, पाकिस्तान की मईशत मुख्तलिफ अदवार में उसका बिहेवियर क्या रहा है और आज की मईशत को अगर आप देखते हैं तो उसके असरात क्या हैं, आम आदमी पर उसका तासुर क्या पड़ रहा है? अच्छा, आप मुझे आपके सवाल पर डॉक्टर इशरत हुसैन का एक पेपर याद आ गया जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए लिखा। वो सम अप करते हैं मुख्तलिफ अदवार को, यानी कहते हैं जी 50s के बारे में उन्होंने लिखा फ्लैट 50s, 60s के बारे में लिखा गोल्डन 60s, 70s के बारे में लिखा सोशलिस्ट 70s, 80s के बारे में लिखा रिवाइवल 80s और 90s के बारे में लिखा मर्डिंग 90s। सही। और उसके बाद मुशर्रफ के बारे में लिखा जी रिफॉर्मिंग ईरा। और उसके बाद वो पेपर वहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर मैं डेयर करूँ उसको उसमें आगे ऐड करने के लिए तो मैं इसे ऐसे कहूँगा कि ब्लाइंडिंग ईरा। अच्छा। जो 2011 तक रहा और 2011 से अब जो ये दावा किया जाता है कि कंसोलिडेशन ईरा। अगर ये मैंने तबसरा किया है तो डॉक्टर साहब क्या आप इस जो परसेप्शन है या जो क्रिएट किया जाता है कि ये कंसोलिडेशन ईरा है, तो आप क्या एग्री करते हैं? कि शफकत साहब देखिए, अगर पिछले तारीख की बात की जाए तो आम आदमी के हवाले से आम आदमी रियली कंसर्न्ड होता है कि अफरात ज़र का क्या हाल है और आम आदमी रियली कंसर्न्ड होता है कि ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो फिर उनको नई नौकरियां मिलेंगी। तो तारीखी तौर पे पाकिस्तान जो है वो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन कंट्री रहा है, यानी कि हमारे यहाँ ग्रोथ की स्पीड बड़ी तेज होती थी और अफरात ज़र जो है वो लो रहता था। लेकिन ये पीरियड जो पिछले 15 से 20 साल का है, इसमें कुछ उल्टा हो गया कि ग्रोथ इतनी नहीं हो पाई और इन्फ्लेशन जो है वो इफरात ज़र का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा और उससे आम आदमी को बड़ा नुकसान पहुंचा। जब इफरात ज़र ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको मुफ्त का टैक्स पड़ रहा है, जो 100 रुपया आपकी जेब में है, कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसकी जो परचेजिंग पावर है, उसमें जो जान है वो एकदम गिर जाती है। अगर हम प्रेजेंट एरिया में आ जाएं, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते की शफकत महमूद साहब अगर बात कर लें, दोबारा से एक उम्मीद की किरण सी मुझे नजर आने लगी है। अगर हम इंडिकेटर्स का तजिया करें पिछले हफ्ते का या पिछले 2 हफ्ते का, एक तो प्राइवेट सेक्टर डेट ग्रोथ शफकत साहब जो बहुत तेजी से बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले में। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का वो कर्जा जात ले रहा है और अगर वो कर्जा जात ले रहा है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में फिर दोबारा से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मशीनरी की इंपोर्ट जो है, जो फिगर्स पिछले हफ्ते की आई हैं, वो मशीनरी की इंपोर्ट भी इंक्रीज है। इसका मतलब यह है कि वो प्राइवेट सेक्टर कर्जा जात ले रहा है और वो इन्वेस्ट करेगा मशीनरी के अंदर। तो ये 2-3 चीजें मैंने पिछले हफ्ते भर में देखी हैं जो पहले कुछ हफ्तों से बेहतर नजर आ रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो बात यह है कि स्टेट बैंक की जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो जो प्राइवेट सेक्टर को एक्सेस है टू लोन्स, तो उसमें बताया गया है कि जो 10 लाख से कम लोग कर्जा लेते हैं उनकी तादाद हज़ारों में है, लेकिन टोटल उनका जो शेयर है लोन्स में वो 4 या 3% से ज़्यादा नहीं है। जब तक हमारी SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं होगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो नहीं होगा। जी ठीक कह रहे हैं। 2 चीजें और जो पिछले हफ्ते में सामने आई हैं दोबारा से, जो हमारे डिफरेंट इदारों हुकूमती इदारों ने दी हैं, कि एक तो कार सेल्स जो है वो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वाले खुद देते हैं, कार सेल्स बढ़ गई हैं और रिटेल सेल्स बढ़ गई हैं। तो ये 4 आइटम्स को अगर आप एक ही नक्शे में डाल के देखें कि प्राइवेट सेक्टर की डेट ग्रोथ हुई है, ये आपकी बात ठीक है कि वो सेक्टर जो है जिसके पास एक्सेस है टू फाइनेंसेस वो छोटा है, वो बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर डेट ग्रोथ ईयर ओवर ईयर जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। तकरीबन जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 26% बढ़ गई है।
تو یہ چاروں اگر آپ ملا کے دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ گروتھ بڑھ رہی ہے, کار سیلز بڑھی ہیں, ریٹیل سیلز بڑھی ہیں اور مشینری کی امپورٹ بڑھی ہے, تو یہ فیوچر میں لگ رہا ہے کہ کچھ پازیٹیو گروتھ پاکستان میں آنے والی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات سے میں سہمت ہوں, لیکن شفیق صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. جیسے کہ ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بہتری دیکھنے میں تو آ رہی ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا. یہ اعداد و شمار اس سے پہلے بھی پاکستان کی ہسٹری میں سن 2000 کے اوائل کی بات نہیں کہہ رہا, کچھ لیٹر ایام کی بات کر رہا ہوں, اس میں کچھ بہتری دکھائی تو دیتی رہی تھی, لیکن وہی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عام آدمی تک ٹرانسفر نہیں ہوگا. اچھا, اس کا میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ابھی لائٹ سکیل انڈسٹری میں گروتھ آئی ہے 4 پوائنٹ سم تھنگ, لیکن وہ ریسٹرکٹڈ ٹو سرٹن انڈسٹریز. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آٹو موبائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن مٹیریل کی جو انڈسٹریز ہے جو گورنمنٹ کی چونکہ ترجیحات ہی ہیں تو اس وجہ سے وہاں بھی گروتھ آئی ہے, لیکن یہ وائڈر کاؤنٹرز کے اوپر ڈفرینٹ سیکٹرز میں وہ گروتھ نظر نہیں آتی, چونکہ انیکوالٹی ہے اکنامک گروتھ کی وجہ سے. تو انیکوالٹی کی وجہ سے سرٹن سیکٹر تو بہت ہی امیر ہوتے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہوتے جاتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے, شاید ڈاکٹر صاحب اس پر کچھ ایڈ کر سکیں. دیکھیے, اب ہم بات کر رہے ہیں کہ انکم کی جو گروتھ آ رہی ہے, جو اکانومی میں انکم کمائی جا رہی ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن میں واقعی بہت کمزوریاں ہیں. اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ آبادی کا جو ٹاپ 10% کہلاتا ہے, جو امیر ترین لوگ ہیں, ان کا حصہ اس گروتھ میں زیادہ ہے, اور ان کا حصہ جو لوور طبقے کے لوگ ہیں, جو لوور انکم کے لوگ ہیں, ان کا حصہ اس گروتھ میں کم ہوتا ہے. عام آدمی کے حوالے سے شفقت صاحب دو چیزیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ افراط زر ہے, یعنی کہ انفلیشن آ رہی ہے, قیمتوں کی جو بڑھنے کی رفتار ہے, جو ریٹ ہے وہ کیا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دوران وہ 20-25% تک پہنچ گیا تھا, اور اب وہ گر کے 6% پہ 5% تک پہنچ گیا ہے, ڈیپینڈنگ آن آپ اربن ایریاز میں رہ رہے ہیں, دیہی ایریاز میں دیہی علاقوں میں رہ رہے ہیں یا شہری علاقوں میں رہ رہے ہیں. تو انفلیشن ریٹ بہت کم ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر گروتھ بھی آ جائے تو نوکریاں ایڈیشنل کریٹ ہوتی چلی جائیں, تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں آپ کو بہتری کی طرف آپ کو کافی بہتر چیزیں نظر آنے لگیں گی ان دا فالوئنگ 2 کوارٹرز اور سو. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو لاسٹ ویک کی رپورٹ آئی ہے اس میں اکاؤنٹ ڈیفیسٹس کی بات کی گئی ہے کہ پچھلے سال 1.2 تھا تو اب وہ 1.1 رہا. اس اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جیسے کو پتا ہے کہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹس میں جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو جو آئل پرائسز کا میں سلمپ آیا اس کی وجہ سے امپورٹ کا بل کم ہونا چاہیے تھا, تو اس میں فرق تو زیادہ آنا چاہیے تھا اکاؤنٹ ڈیفیسٹس میں, تو وہ بہتری نظر کیوں نہیں آئی؟ جی بالکل, سوال واجب ہے. ایکسپورٹ ڈکلائن, ایکسپورٹ میں جو کمی آ رہی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے, اور وہ ایک الارم بیل بجنی چاہیے حکومتی سرکلز میں. ایئر اوور ایئر میں نے دیکھا ہے کوئی 14.5% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ 1% آف جی ڈی پی رکھا تھا. اس ٹارگٹ سے ہم اوور شوٹ ہوئے ہیں, 1.2% آیا ہے, تھوڑا سا اوور شوٹ ہوئے ہیں, جس سے جو ہمارے بیکاز فورن ایکسچینج ریزروز تو کافی ہیں, ہم سنبھال سکیں گے, لیکن اوور شوٹ ضرور ہوئے ہیں. اور اس کی ایک بیسک وجہ یہی ہے شاید کہ ایکسپورٹ بڑی تیزی سے گری ہیں, اور امپورٹ کا بل جو آپ نے کہا جس رفتار سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے گرنا, اس رفتار سے شاید نہیں گرا. اگر تیل کی قیمتوں پہ غور کریں تو 2 سال کے عرصے میں تقریباً 70% کمی آئی ہے پیٹرول کی, ڈیزل, ہمارے خام تیل کی قیمتوں میں. $108-109 پر بیرل چلا کرتا تھا, اور پھر وہ کچھ وقت تک $30 سے بھی نیچے چلا گیا. تو ہمارے بل میں بھی 70% کمی آنی چاہیے تھی, جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. ایک اور ایریا شفقت صاحب اس میں یہ بنتا ہے کہ حکومت نے شاید 10 سے 11 بلین ڈالر جو ہے وہ بچایا ہے بیکاز تیل کی قیمتیں گری ہیں پچھلے 2 سالوں میں, لیکن وہ 11 بلین ڈالر جو ہے وہ عوام کی طرف پورا کا پورا اس کا فائدہ نہیں پہنچا, اور حکومت نے پاس آن نہیں کیا. بہت سارا فائدہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا, اور وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں شامل کر لیا. اس لیے شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا فیوریبل نظر آ رہا ہے آپ کو. میری نظر میں اگر یہ فائدہ تیل کی قیمتوں میں آ رہا تھا تو یہ بہتر ہوتا کہ اکانومی کو پاس کر دیا جاتا, عام پاکستانی کو پاس کر دیا جاتا, تو پھر پاکستانی کی جیب میں
35 से 36 हजार रुपया सालाना एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है इनकम का, फिर वो पैसे इकोनॉमी में जाके खरीदता और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और तेज हो जाता। हुकूमत ने ये बेहतर समझा कि वो उसने पैसे बचाए थे वो उसने अपने पास रख लिए और अपना डेफिसिट कम कर लिया, वेदर करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर लिया। मेरी नजर में बेहतर ये होता कि वो सारा फायदा अगर पास ऑन कर दिया जाता इकोनॉमी के अंदर। डॉक्टर साहब, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उस पे जो है वो यकीन तौर पे सवाल भी उठ रहे हैं। ब्रेक की तरफ डॉक्टर फारूक साहब मुझे बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खवातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको बड़े खुश आमदीद कहेंगे। शफकत साहब, टैक्स एमनेस्टी के हवाले से बात कर लेना बड़े इंतहाई अहम है, उसके बारे में क्या आप कमेंट करेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम एफबीआर का ये बार बार कहना है कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं है, ये बल्कि वॉलंटरली टैक्स पेमेंट स्कीम है। हालांकि मेरे नज़दीक जो भी एमनेस्टी स्कीम होती है वो वॉलंटरली होती है, यानी कोई किसी किस्म की कंपल्शन नहीं होती किसी को कि इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अब ये सवाल है कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्यों आई है। इसकी वजह जो हमारा नेट टैक्स बेस है वो बहुत ही नैरो है, और ख़ास करके ट्रेडर हजरात में जो अगर इसमें एक बेलाग सा तबसरा किया जाए तो ये परहैप्स दिस इज एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू विंग ऑफ द एफबीआर हु हैव फेल्ड टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, और उन्होंने एक इजी रास्ता अपनाया ट्रेडर हजरात को इसमें लेवर करने के लिए कि वो टैक्स नेट में आ जाएं। इसमें मैं बताते चलूं कि ट्रेडर्स जो होते हैं, रिटेलर्स खास करके, इनके लिए मुख्तलिफ किस्म की हम स्कीमें लाते रहे। कभी वो कार का कार्ड, टैक्स पेयर कार्ड सब मिलता था, कभी 0.75% आता था, कभी 3% आता था, कभी 2%, लेकिन इन्होंने कभी भी अवेल नहीं किया। अभी भी देखें कि एफबीआर की बेताशा पब्लिसिटी के बावजूद, और जबकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया कि ये हमारे 10 लाख नए लोग इसमें आ जाएंगे, आज की तारीख तक बार बार एक्सटेंशन देने तक भी सिर्फ जो टोटल रिटर्न्स आई वो 3000 के करीब है, और जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो 25 करोड़ के करीब है। ये बेसिकली ये जब आपकी एनफोर्समेंट आप नहीं कर सकते तो यू ट्राई टू फिडल द थिंग्स थ्रू पॉलिसी मेजर्स। तो पॉलिसी के साथ जो आपके बेसिक एनफोर्समेंट इशू होते हैं, फील्ड के इशू होते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, वो कभी पॉलिसी के जरिए से ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब इसमें कुछ कहना चाहिए? जी शफकत साहब, जो ये स्कीम थी इसके 2 एंगल बनते हैं। एक तो इखलाकी एंगल बनता है, एक मालियाती एंगल का तजिया करना जरूरी है। इखलाकी एंगल ये है कि आप एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई आप लोग इतने अरसे से टैक्स चोरी करते रहे हैं, अब हम आपको फायदा पहुंचाने आ गए, यानी कि आप चोरों का साथ दे रहे हैं। तो इखलाकी एंगल इसका अच्छा नहीं बनता, एक पैगाम जो आप देते हैं वो सही नहीं जाता। अगर तारीख से हम कुछ सीखने की कोशिश करें तो अयूब खान के जमाने में 1958 में एक ऐसी स्कीम आई थी जो आज तक सबसे ज्यादा जो है उसने कामयाब रही है। उसमें कुछ 72,000 नए टैक्स पेयर जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके टैक्स देना शुरू कर दिया था। फिर 1969 में जनरल याहिया साहब के जमाने में एक सिमिलर स्कीम आई, उसमें 19,000 एडिशनल टैक्स पेयर्स बन गए थे। पीपल्स पार्टी के दौरान 2008 में एक स्कीम आई थी, वो रेवेन्यू के हवाले से सबसे बड़ी थी, उसने 2.8 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए थे। अभी जो स्कीम है आपने फिगर सही बताई कि इन्होंने हद रखा था कि 10 लाख नए टैक्स पेयर्स आएंगे और वो शायद कोई 3,000 के लगभग आए हैं, शायद 3,000 से भी कम आए हैं। जो टारगेट रखा गया था रेवेन्यू के हवाले से वो 100 अरब रुपए का रखा गया था, और शफकत साहब शायद आपने अभी कहा कि 25 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो 100 अरब के सामने 25 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। अच्छा शफकत साहब, मेरा इशू हमेशा टैक्स वालों के साथ ये रहा है कि पाकिस्तान प्रॉबली वाहिद मुल्क है जिसके लीडरान जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो दुनिया भर को जाकर चर्चा लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो टैक्स चोर हैं।
وہ टैक्स नहीं देते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर डायरेक्ट टैक्स पेयर नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतनी वाइड है कि शायद पाकिस्तानी कौम के मुकाबले में और कोई मुल्क इतना वाइडली कवर्ड ना हो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से। चाहे आपके मोबाइल फोन हो, चाहे आपका बिजली का बिल हो, चाहे आपका गैस का बिल हो, चाहे आपका खाना पीना हो, हर जगह जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगा हुआ है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट मेरा ये है कि अगर आप इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज कहलाती है सीक्वेंसिंग ऑफ रिफॉर्म, यानी कि आपको पहले इस्लाह कौन सा सेक्टर करना है और उसके बाद कौन सा करना है। अगर आप टैक्स पेयर को, पाकिस्तानी टैक्स पेयर को ये कहते हैं कि भाई मैं पीआईए में 10 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान कर रहा हूं, मैं रेलवेज में 5 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान कर रहा हूं, और 200 हुकूमती इदारे जो हैं वो मिला जुला के मजमूई तौर पे सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान करते हैं, भाई आप टैक्स दो और मैं ये रेलवेज में डबो दूंगा, मैं पीआईए में डबो दूंगा और मैं बाकी हुकूमती इदारों में डबो दूंगा। तो सीक्वेंसिंग के हवाले से पहले हुकूमत को फोकस करना होगा कि जो अपने अखराजात हैं, जो जाया पैसा हो रहा है मेरे टैक्स पेयर्स का, मेरे टैक्स के पैसों से, उसको दूर करे और उसके बाद फिर टैक्स पेयर से पैसे मांगना शुरू करे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। द टैक्स शुड बी लेविड ऑन द इनकम ऑफ द पीपल। ये बेसिक प्रिंसिपल दुनिया भर में यही होता है कि आपकी जो इनकम होती है, इफ इट इज टैक्सेबल इट शुड बी टैक्स्ड। लेकिन यहाँ पर वो उस पर नहीं होता। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो भी मोबाइल यूजर है, चाहे पोस्ट पेड है चाहे प्री पेड है, जिसके पास बिजली का कनेक्शन है, जिसके पास गैस का कनेक्शन है, ये सारे के सारे लोग टैक्स देते हैं। इसकी वजह से बेसिकली जितना भी टैक्स का इंसिडेंट है दैट इज पास्ड ऑन टू द एंड कंज्यूमर, जो कि गरीब आदमी होता है। इसीलिए इसकी एक वजह यह होती है कि जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ आपकी इस वक्त 18% है, लेकिन साथ पॉवर्टी पूल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मेरा ख्याल 40% के करीब ही है। तो जो इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया वो गलत है। बेसिकली जो हमारी भी जितनी भी पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होती हैं, अशिया बिकती हैं, वो सारी की सारी उस पर टैक्स इंक्लूड होता है। लेकिन जो ट्रेडर होता है, दुकानदार होता है, वो उसको डिक्लेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका फिर टर्नओवर नजर आ जाता है और उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देनी होती है। तो इनकम टैक्स बचाने के लिए वो उस नेट में, सेल टैक्स के नेट में भी नहीं आता। जी शफकत साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा फर्क यह है, जो असूल है दुनिया का वो ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाए आपके ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ता चला जाना चाहिए। वो डायरेक्ट टैक्स है, वो हम कलेक्ट नहीं कर पाते, फिर हम लगा देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम गिरती चली जाएगी आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाएगा। तो ये बड़ा नाइंसाफियत का टैक्स है, यानी कि आप कर ये रहे हैं कि मुल्क और अपनी अपनी हुकूमत चलाने का, हुकूमती कारोबार चलाने का जो अखराजात आ रहे हैं वो आप पाकिस्तान की गरीब तरीन आवाम जो है, जो लो इनकम लोग हैं, उनका बोझ उनके ऊपर बहुत ज्यादा डल रहा है, और जो अमीर और जो उमरा हैं जिनकी इनकम बहुत हाई है उनके ऊपर हुकूमती कारोबार चलाने का जो बोझ है वो बहुत कम है। तो ये रिग्रेसिव टैक्स है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी अमाउंट जितनी कम कर सकें उतनी कम होनी चाहिए। लेकिन रफ्ता रफ्ता पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हुकूमत कलेक्ट नहीं कर पाती तो रिग्रेसिव टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बोझ बढ़ाती चली जाती है और बढ़ाती चली जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोझ उसी के ऊपर पड़ना चाहिए जो इनकम कमा रहा है। अच्छा, ये शायद इसकी वजह ये है कि जो टैक्स लगाने वाले उमरा लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं वो अपने ऊपर टैक्स लगाना पसंद ही नहीं करते। एक दफा 2013 के अंदर ये आया था कि आप अपने एसेट्स के ऊपर जो उन्होंने डिक्लेयर किया था मेंबरान जो असेंबलीज के हैं उस पर 1% एक वन टाइम टैक्स दे दें, तो इतना शोर मचा कि जैसे शायद क्यामत आ गई है। ठीक, अच्छा शफकत साहब, ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, मुझे कहा जा रहा है खवातीन हज़रात एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब और करीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके। खवातीन हज़रात ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप। और ख्वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से केवल जैसे कि मैंने जिक्र किया था, एक और मुल्क की नामी कामी शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शफकत साहब जी, थैंक यू जी। इट इज़ माई प्लेयर सर कि आप शरीक हुए हमारे प्रीमियर शो इकोनॉमी राउंड अप के अंदर। यू वेलकम सर। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मैक्रो लेवल इंडिकेटर हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं। लाइक इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अकाउंट डेफिसिट्स सही सिमत में है, फिस्कल जो डेफिसिट है वो भी सही काबू में है। इज इट फॉल आउट ऑफ द slump in the oil sector or because the better performance, prudent policies of the government? Sir. जी, इसमें पहली बात तो सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं है। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वहीं खड़ा हुआ है जहां पिछले साल था, डिस्पाइट के एक रिकॉर्ड तारीखी कमी आई है ऑयल प्राइसेस के अंदर। इसी तरीके से एक जो बहुत क्रिटिकल चीज़ है पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर नौकरियां पैदा करनी है, नौजवान पॉपुलेशन है, जॉब क्रिएशन जो है वो एक बहुत अहम चीज़ है। और वो जॉब क्रिएशन होनी है जब इन्वेस्टमेंट होनी है। इन्वेस्टमेंट इस वक्त तारीखी लेवल लो लेवल के ऊपर चल रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी। अच्छी चीज़ क्या हुई है, इन्फ्लेशन नीचे गई है। उसी इन्फ्लेशन के नीचे जाने की वजह से हमें इंटरेस्ट रेट नीचे लाने की भी मौका मिला। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट किए और उसकी बुनियादी वजह जैसे आपने कहा कि वो दुनिया में कमोडिटी प्राइस का जो कोलैप्स हुआ है, और तेल सबसे बड़ी उसमें कमोडिटी है, उसकी कीमतों में जो कमी आई है। कल जो है वो ब्रेंट $40 था, आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले $30 था, और यही ब्रेंट आज से 1.5 साल पौने 2 साल पहले $110-115 की सतह पे होता था। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को $7.5 अरब का सालाना इससे फायदा हो रहा है। यानी वो जो कैरी लोगर बिल जिसके ऊपर इतना शोर शराबा था, उसने 5 साल में जितनी मईशत में पाकिस्तान में पैसा भेजना था वो सालाना सिर्फ तेल की कीमतों की कमी से हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस मिला है और उसकी वजह से अफरात ज़र भी नीचे आया है, और एज अ रिजल्ट हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। लेकिन इस $7.5 अरब बचने के बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो तकरीबन वही $2.5 बिलियन के ऊपर पहुंचा हुआ है। 1.1% ऑफ द जीडीपी है जी। सॉरी सर, 1.1%। हाँ जी, लास्ट ईयर की तरह है जी। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, वो तकरीबन लास्ट ईयर की तरह ट्रैक कर रहा है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा वो रिकॉर्ड लो लेवल पे है। इस वक्त टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है पहले 8 माह के अंदर वो $1.1 अरब आई है, और पिछले साल जो है वो $1.6 अरब थी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है गिर गई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत लो लेवल के ऊपर है। इसी तरीके से अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो 2 साल लगातार एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी आई है, और इस साल जो पहले 8 महीने गुजरे हैं उसमें फिर मजीद कमी आ रही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट की वजह से हमारी बेहतरी आई है, लेकिन हमने अपनी मईशत के लिए जो इक़दाम करने थे मईशत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमने वो नहीं किए हैं, इसलिए वो मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इसी आखिरी हिस्सा इसका ये मैं बोल दूं कि टैक्स कलेक्शन के ऊपर जो है वो 2 मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस होते हैं, जैसे आप मुझसे बेहतर समझते हैं, बिलवास्ता एंड बिलावास्ता। तो बिलवास्ता टैक्स जो है जो एक अच्छी चीज़ है, जो हमारा हदफ होता है कि इनको बढ़ाना है। अगर मैं विदहोल्डिंग टैक्स निकाल दूं जो कि मेरे ख्याल में एक बिलावास्ता टैक्स है, बिलवास्ता हकीकी माने में नहीं है, तो हमारी डायरेक्ट टैक्सेशन कम हो गई है। मईशत के हुजम के मुताबिक उसमें 0.3% की कमी आई है, और जो जितना टैक्स कलेक्शन हम बढ़ता देख रहे हैं, ये सेल्स टैक्स की इंक्रीज है जो ओवरऑल की गई पहले 16 से 17%, और फिर जो तेल की कीमतों पे तारीखी सेल्स टैक्स लगाया गया, और डीजल में तो इस वक्त पीडीएल और सेल्स टैक्स ले लें तो 100% से ज्यादा है। तो जो टैक्स का निज़ाम आपने बेहतर करना था उसके अंदर भी मुकम्मल तौर पे इस वक्त हमें फेलियर नजर आता है। और जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम हुई उसका जो मजाक बना, जो स्कीम 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए बनाई गई थी, वो एक दफा एक्सटेंशन देने के बावजूद 3647 लोग टोटल जो है उसके अंदर आए हैं, और वो बुरी तरीके से फेल हो गई। जैसे हमने पहले कहा था, हमने तो कहा था जब तक FBI रिफॉर्म नहीं करेंगे आप कोई भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम कामयाब नहीं हो। अच्छा सर, आपका ये पॉइंट आ गया। ये बताइएगा कि जब ये ऑयल स्लम्प हुआ तो अगर हम डीजल की जो इंसिडेंट है वो पास ऑन कर देते, टैक्स ज्यादा ना लगाते, तो डीजल इज बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड फॉर जनरेटिंग द एनर्जी थ्रू थर्मल प्रोजेक्ट्स। तो वो क्या आप अगर होते तो वो उसको पास ऑन करते या टैक्स लगा देते? जैसे कि हमारा इंडिया से यानी खित्ते में सबसे ज्यादा अगर डीजल पर टैक्स है तो इट इज इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इस वक्त सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान है। लेकिन देखिए, अगर उसमें
दो मुख्तलिफ तरीके हैं देखने के। अगर आप इमीडिएट FBR रेवेन्यू रेस करना चाहते हैं तो जाहिर है टैक्स बढ़ाते चले जाएं, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन उससे हो क्या रहा है, दो मुख्तलिफ खराबियां पैदा हो रही हैं। एक तो इस तरफ है कि जो लोग हमारे अमीर और गरीब का फर्क था वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बिलावास्ता टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो गरीब के ऊपर ज्यादा असर डालती है। अगर 1 लीटर पेट्रोल का मैं खरीदता हूँ या कोई गरीब आदमी खरीदता है डीजल का 1 लीटर, तो हमारी जो जेब से पैसा निकलता है टैक्स का बराबर है, लेकिन जाहिर है मेरी आमदनी उससे कहीं ज्यादा होगी। तो एक तो वो गुर्बत का जो हमारा मसला है वो बढ़ता है, तफरीक जो अमीर गरीब की है वो बढ़ती है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो मईशत की पहिया है वो नहीं चल पा रहा, क्योंकि आपने इतनी हैवी टैक्सेशन कर दी है कि इस वक्त इकोनॉमी उठ नहीं पा रही है। इस वक्त आप एक्सपोर्ट की जो आप कमी देख रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि आपने 3 नए टैक्स लगा दिए बिजली के ऊपर, आपने 2 नए टैक्स लगा दिए गैस के ऊपर, आपने डीजल और ये दूसरी जो तेल की बरामदात हैं इसके ऊपर तारीखी टैक्सेशन कर दी। तो वो टैक्स का बोझ आपने इतना ज्यादा डाल दिया है कि कारोबार उसके नीचे दब गया है। अच्छा सर, बात यह है कि ये जो आपने बताया कि हुकूमत इस वक्त जो अंदरूनी कर्जे हैं वो तकरीबन 12,900 बिलियन के करीब हुकूमत कर्जदार है। तो इससे एक नुकसान ये हो रहा है कि आम ट्रेडर्स को एक्सेस, जो हमारी SMEs हैं उनको एक्सेस नहीं होती। वो तकरीबन हजारों में तादाद में जो कर्जा लेते हैं, लेकिन टोटल जो लोन्स का शेयर है उनके पास वो 3% से भी कम है। तो इस वजह से जो हमारी सप्लाई चेन है वो शायद डेवलप नहीं हो रही है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स का इफेक्ट जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है। आप कैसे समझते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हुकूमत जो है क्योंकि वो अपना टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं कर सक रही है, इसलिए उसका कर्जों पे दारोमदार बढ़ता चला जा रहा है, बैरूनी कर्जों पे भी और अंदरूनी कर्जों के ऊपर भी। आप पिछले 2 या 3 साल की जो बैंकिंग सिस्टम ने कर्जे दिए हैं नए, उनको उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि 95% कर्जे जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं हुकूमत को। जो थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर पैसा ले भी रहा है वो भी ज्यादातर वर्किंग कैपिटल की मद में है, तो वो साल के शुरू में लेते हैं, साल के आखिर में वापस हो जाता है जब साइकिल पूरा होता है उसका। तो लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को कर्जे दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। खास तौर पे जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, आप अगर पिछले 5 या 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो SME सेक्टर को जो लैंडिंग हो रही है बैंकिंग सेक्टर से, न सिर्फ और उसमें इजाफा नहीं हो रहा बल्कि कमी हो रही है। तो अगर आप मईशत के हुजम से देखें तो उसमें बहुत ही तेजी के साथ कमी आई है, और जो बहुत अच्छा एक बहुत अहम इंडिकेटर है, क्योंकि SME से ही जॉब क्रिएशन होती है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होती हैं वही जॉब क्रिएट करने का इंजन होते हैं। तो अगर वो बोरिंग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो नौकरियां नहीं पैदा हो रही है। इसीलिए जो आपने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखी होगी अभी पिछले बजट के बाद जो आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर 15 लाख नए बेरोजगारों का इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये जो सरमाया नहीं लगाया जा रहा है, जो हुकूमत सारा कर्जा लेके चली जा रही है, इसी तरीके से जो जिस रफ्तार से बैरूनी कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे जो लीडिंग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये वार्निंग हमें दी है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से कर्ज के दलदल में फंसने वाला है कि आपके पास शायद ये इतना भी मुश्किल हो जाए कि नए कर्जे लेके पुराने कर्जे वापस किए जाएं। वहां पे तो हम ऑलरेडी पहुंचे हुए, इस वक्त हम नए कर्जे ले रहे हैं सिर्फ पुराने कर्जे वापस करने के लिए। लेकिन जिस रफ्तार से हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और जिस तरीके से हम नए कर्जे ले रहे हैं, तो और जितनी महंगे कर्जे ले रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और दुनिया में कोई इस वक्त इतने महंगे कर्जे नहीं ले रहा है, तो इनका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो अगले 3 से 5 साल के अंदर पाकिस्तान बुरी तरीके से डेट ट्रैप में फंसने वाला है। अच्छा सर, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि स्टेट बैंक्स को से डायरेक्ट कर्जा नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टेट बैंक्स के पास तो कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ करेंसी छापता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी अभी भी तो स्टेट बैंक की, तो आज मसलन जो प्रेस में रिपोर्ट हुआ है कि 1 ट्रिलियन से ज्यादा बैंक्स को फंड्स फ्राहम किए हैं इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। अब गवर्नमेंट को इंस्टेड के वो स्टेट बैंक से डायरेक्ट बारो करती, अब वो कमर्शियल बैंक से बारो करती है, तो इससे कमर्शियल बैंक्स को भी फायदा हो जाता है। तो आप क्या ये जो अभी देख, हाँ जी 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 स्टेट बैंक से बोरो करना तो अफरात ज़र में उसका इजाफा होता है, इसलिए स्टेट बैंक से बोरो करना, वो जैसे आपने कहा मोनेटाइजेशन और डेफिसिट या नोट छापने के मुतरादिफ है, तो वो उसूली तौर पे एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि IMF ने पाबंदी लगाई कि जी आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा हम शेड्यूल बैंक से बोरो करेंगे। शेड्यूल बैंक्स जो हैं वो इतना
نیا ڈپازٹ آتا ہے تو اس نئے ڈپازٹ سے آپ کے پاس لینڈنگ کیپیسٹی کریٹ ہوتی ہے. جتنی سالانہ لینڈنگ کیپیسٹی کریٹ ہو رہی ہے بینکنگ سسٹم میں, حکومت کو سالانہ قرضوں کی جو ضرورت ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہے. تو شیڈیول بینک کے پاس تو کیپیسٹی نہیں بچتی. لیکوڈیٹی کرائسس جو ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, وہ اٹھانا بھی چاہیں تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کیا کرتی رہی ہے اسٹیٹ بینک کی, اور اگر آپ یہ دیکھیں جو لیکوڈیٹی انجیکشنز کرتی رہی ہے اسٹیٹ بینک, وہ ایک بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ ہوتی تھی اور وہ ٹیمپرری پیریڈ کے لیے ہوا کرتی تھی. یہ پچھلے 3-4-5 سال کے اندر وہ بڑھتی گئی. اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ 1.4 کھرب روپے کی اس وقت لیکوڈیٹی انجیکشن ہوئی بھی ہے اومرز کے تھرو اسٹیٹ بینک کی. تو پیسہ ایفیکٹولی اسٹیٹ بینک سے آ رہا ہے, بینک کے پاس پہلے جاتا ہے, بینک اپنا اسپریڈ اس پہ لگاتا ہے اور پھر حکومت واپس وہ پیسہ لیتی ہے. تو دونوں طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسد عمر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. خواتین و حضرات, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک واپس آئیں گے. ویلکم بیک جی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اکانومی راؤنڈ اپ, اور بریک پہ جانے سے پہلے اسد عمر صاحب کے ساتھ گفتگو رہی. شفقت صاحب, اب جو تمام تر گفتگو ہوئی اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ تمام تر حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ قرضے لینے پر ہی ہے, لیکن جیسے کہ جن مشکلات کا ذکر کیا جا رہا تھا, تو آنے والے دنوں میں کہیں پہ کوئی لگتا ہے کہ اس بوجھ سے نکلنے کے لیے کوئی پالیسی ایسی بنائی جائے یا تشکیل دی جا سکے حکومت کی جانب سے کہ یہ برڈن جو ہے وہ تقسیم ہو؟ دیکھیں, ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جو اگر ہم اپنی انڈسٹری کو اتنی سپیس دیں کہ وہ بیہیو کر سکے. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ 4.2% کے حساب سے اس میں گروتھ ہے, لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ جو گروتھ ہے وہ لمیٹڈ ہے ان انڈسٹریز سے جو کنسٹرکشن مٹیریل پروڈیوس کرتی ہیں, مینوفیکچر کرتی ہیں. ایک روبسٹ اکانومی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سارے کاؤنٹر, سارے سیکٹر میں ایکویٹیبل گروتھ ہوتی ہے, جس سے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اس وقت اٹ از جسٹ ریسٹرکٹڈ ٹو فیو انڈسٹریز. اسد صاحب, آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ جی, اس وقت جو جیسے آپ نے کہا کہ جہاں پہ حکومت کی ترجیحات ہیں اور کچھ تھوڑی سی انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں حکومت خود انویسٹمنٹ سٹیمولیٹ کر رہی ہے, وہاں پہ تو ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. دوسری ایک اور ایریا جہاں پہ گروتھ نظر آ رہی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جب بھی کٹ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کنزیومر ڈیوریبلز اور خاص طور پہ گاڑیوں کی جو سیلز ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس وقت گاڑیوں کی سیلز آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی, وہ ایک اچھا گروتھ ایریا ہو رہا ہے. لیکن بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہماری گروتھ نہیں ہو رہی ہے, خاص طور پہ انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ بالکل کمزور ہے. اسی طریقے سے ایگریکلچر تو بہت ہی برے حالات کے اندر ہے. اس وقت رائس کی کراپ جو ہے وہ بھی پچھلے سال سے چھوٹی ہوئی, کاٹن کی کراپ تو جو ہے کپاس تو 40% پچھلے سال سے کم ہوئی ہے. انڈسٹری کے سائڈ پہ اگر میں موازنہ کروں اس کو, جیسے آپ نے کہا کہ لگ بھگ 4% کے قریب, تھوڑا سا اس سے کم تھوڑا سا اس سے زیادہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے. جب 2002 سے 2007 کا پیریڈ تھا, خاص طور پہ 2005 سے 2007, جب ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 13-14% اور ایک سال تو 17% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ آئی تھی. تو جب تک ہمیں انویسٹمنٹ وہاں پر واپس نہیں لے کر آئیں گے تو ہماری معیشت کی ترقی کی رفتار تیز کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہی نہیں, ناممکن بھی رہے گی. اچھا سر, آپ نے آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کی ہے کہ اس میں گروتھ آ رہی ہے. باقی کنٹریز میں ایف ڈی آئی آتی ہے تو وہ اس ایف ڈی آئی وہ صرف سیف کاؤنٹرز پر انویسٹمنٹ نہیں کرتے, وہ بانڈز میں نہیں کرتے, اسٹاک ایکسچینج میں نہیں کرتے, وہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفرز کرتے ہیں. ابھی اگر ہم یہاں پر جتنے بھی آٹو موبائلز ہیں, یہ ساری کی ساری گاڑی سی کے ڈی کنڈیشن میں امپورٹ ہوتی ہے اور اس کی اسمبلی جو ہوتی ہے وہ اسمبل یہاں کر دیتے ہیں, اور اس سے پھر اور ادھر سے سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں پر اس لیے ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ ان کو بھی ایڈوانٹیج رہے, اور یہ ونڈ فال سے پیسہ کما رہے ہیں. دیکھیں جی, ابھی ہم نے, میں چیئرمین ہوں انڈسٹری اور پروڈکشن کی قائمہ کمیٹی جو ہے نیشنل اسمبلی کا, اس میں ہم نے پچھلے سال جو ہے یہ آٹو انڈسٹری کو بلایا بھی تھا, ان کی پریزنٹیشن بھی کرائی تھی. تو اس وقت بھی ہماری یہ سجیشن تھی کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی آٹو جو مارکیٹ ہے وہ ایک وشیس سائیکل کے اندر پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے ٹیکس بہت ہیوی لگائے ہوئے, ڈیوٹی پروٹیکشن بہت زیادہ ہیوی کی ہوئی ہے, اس لیے گاڑیوں کی قیمتیں جو ہے وہ بہت مہنگی ہیں. کیونکہ قیمتیں مہنگی ہیں اس لیے مارکیٹ کے اندر گاڑیاں کم بکتی ہیں.
تو ہماری یہ اسٹرانگ سجیشن تھی کہ جب تک آپ اس کے اندر ڈیوٹی ریڈکشن، اور وہ اوور نائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 5 سال کا ٹیرف اناؤنس کر سکتے ہیں جس میں آپ ڈیوٹی کو نیچے لے کے آئیں. ابھی اوور پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے. جب وہ ڈیوٹی نیچے آئے گی تو اس کا فی یونٹ تو ان کی منافع جو ہے وہ ذرا سا کم ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے جو مارکیٹ بڑھے گی لوگوں کے پاس، کیونکہ زیادہ یہ ممکن ہو سکے گا کہ لوگ اپنی جو تنخواہیں ہیں یا ان کی جو آمدنی ہو رہی ہے اس کے اندر زیادہ گاڑی لوگ خرید سکیں گے. اس لیے جو مارکیٹ کا سائز بڑھے گا اس کا جو باٹم لائن میں فائدہ ہے وہ اتنا ہی ہو جائے گا. تو عوام کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور انڈسٹری کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ابھی تو یہ اوور پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے، پیسہ بن جاتا ہے انڈسٹری کا، لیکن مارکیٹ کا سائز نہایت چھوٹا ہے اور عوام جو ہے اس سے سفر کر رہی ہے. سر جو میں پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ ایف ڈی آئی آتی ہے تو اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کو بھی ٹرانسفر ہونا چاہیے. یہ گاڑیوں کے جو ڈیلیشن پروگرام ہے یہ ابھی تک پورا نہیں ہے. ہم تقریباً 50% تو ایز سچ امپورٹ ہوتا ہے اور باقی ہم اس کی باڈی وغیرہ وہ یہاں لوکل بنتی ہے. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ جیسے انڈیا میں وہ ٹوٹلی وہاں پر بنتی ہے. یہ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس انجینئرنگ انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکی آج تک. نہیں، اس کا جو میں آپ سے بولا تھا نا وہ دونوں پوائنٹ جڑے ہوئے ہیں. یہ جیسے آپ کو پتا ہوگا کوئی بھی جو کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہوتی ہے، وہ سینسٹیو ٹو اسکیل ہوتی ہے. جتنے والیوم بڑھتے جائیں گے اس کی یونٹ کاسٹ گرتی چلی جائے گی. تو ہمارا جو پارٹس مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی جو ہے، جب گاڑیوں کے والیوم، جو مارکیٹ سائز بڑھے گا تو جتنے آپ کو اسپیئر پارٹس چاہیے، جتنی آپ کو کمپوننٹس چاہیے وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو جو اس وقت اکنامیکل نہیں ہے، اگر 1 لاکھ گاڑیوں کی مارکیٹ کے اندر کوئی پرزہ بنانا پاکستان کے اندر پروفیٹیبل نہیں ہے، تو جس وقت 10 لاکھ کی مارکیٹ ہوتی ہے تو وہ پروفیٹیبل ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے، یہ جیسے میں نے کہا کہ اوور پروٹیکٹڈ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ آپ کو امپورٹ بائس ہے. آپ جو ہے امپورٹس کے اگینسٹ آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے جو لوکل یہاں پہ اسمبلی کرتے ہیں، لیکن صرف اسمبلی کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ نہیں کرتے. تو کیونکہ اتنا آپ کو کوشن موجود ہے صرف اسمبلنگ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے، کیوں بیک انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جو لوکل کمپوننٹ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر والا پوائنٹ ہے جی، یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت جہاں اگلے 2-3 سال کے اندر جانے والی ہے، اس کے اندر تو انتہائی اہم پوائنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم سی پیک کے تحت بہت بڑی ایک خاص طور پہ انرجی انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ دیکھنے جا رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے، انویسٹمنٹ آئے باہر سے تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ چائنا کے لیے بھی اتنی اچھی چیز ہے. چائنا کے جو بینکس ہیں ان کو پیسہ دینے کا موقع ملے گا اور مہنگے قرضے دینے کا موقع ملے گا. پاکستان نے کبھی آج تک اتنے مہنگے قرضے باہر سے نہیں لیے جتنے یہ سی پیک کے لیے ہم مہنگے قرضے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے انویسٹر کو پیسہ بنے گا، ان کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے ان کو پیسہ بنے گا. پاکستان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر ایک شرط یہ لگانی چاہیے تھی کہ جی جو ساری آپ پاور پلانٹس یہاں پہ لگانے والے ہیں، کم سے کم 10% تو اس کے کمپوننٹس پاکستان میں بنائے جائے. اور پاکستان کے اندر انڈسٹری ہے، ایک طرف آپ کا ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس جو ہے وہ انڈر یوٹیلائز ہے، ہیوی میکینیکل کمپلیکس انڈر یوٹیلائز ہے، پاکستان مشین ٹول فیکٹری انڈر یوٹیلائز ہے. یہ تمام ادارے جو ہیں، اچھے ادارے جو ہیں، وہ اپنے ان کو پورے آرڈر نہیں مل رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ 39 ارب ڈالر کے پروجیکٹ لے کے لگانے جا رہے ہیں جس میں تمام کی تمام مشینری جو ہے تقریباً وہ باہر سے امپورٹ ہوگی. اگر ہم 10% کی بھی شرط لگا دیتے تو یہ 3.9 ارب ڈالر یعنی 400 ارب روپے کا زیادہ آرڈر جنریٹ ہو جاتے پاکستان کی انجینئرنگ انڈسٹری کے لیے. تو یہ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں. ایف ڈی آئی صرف پیسے باہر سے لانے کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے صرف پیسے ہی باہر سے لینے تو سب سے مہنگا پیسہ لینا وہ ایف ڈی آئی ہوتا ہے. کیوں؟ جس وقت پیسہ اس وقت پاکستان نے بورو کیا، پاکستان ٹریڈیشنلی بورو کرتا رہا ورلڈ بینک وغیرہ سے 2%, 3% تک قرضہ آتا تھا. ابھی انہوں نے جو یورو بانڈ کیا وہ 8.25% پہ تھا. جب چائنا سے کوئی ایکوٹی انویسٹر آئے گا اور وہ پاور پلانٹ میں پیسہ لگائے گا تو اس کو 18% ڈالر ریٹرن ملے گا. 18%. تو یہ تو بہت مہنگا پیسہ ہے. جب تک اس کے کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور اسپل اوور ایفیکٹس نہ ہو تو ایف ڈی آئی کو ملک کو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اسد عمر صاحب ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور شفقت صاحب، اسد عمر صاحب کی گفتگو آخر میں کنکلوژن میں کیا کہیں گے آپ؟ بیسک بات یہ ہے کہ ہمارے جو فالٹ لائنز ہیں پالیسیز کے اندر ان کو ہمیں کریکٹ کرنا ہوگا. فالٹ لائنز کیا ہیں کہ آپ اپنی انڈسٹری کو سپیس دیں کہ وہ چل سکے، اور اس کے علاوہ ایس ایم ایز کو یعنی میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں یا مڈل کلاس تاجر ہیں، ان کو جب تک وہ نہیں ترقی کریں گے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے کسی بھی اکانومی کا جب تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے گا تو اس اکانومی کو روبسٹ اکانومی کہا ہی نہیں جا سکتا. تو یہاں پر وی آر کریٹنگ سم کارٹلز، لیکن عام آدمی کی جو اس پر کوئی خاص اس کی اکنامک کنڈیشن پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا.
عمر اسد صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ تشریف لائے جی, بہت شکریہ. خود رضا کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنے میزبان حسن محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.